Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के क्लास में एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात होगी क्लास 12th के बच्चों के बारे में जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में 2025 की सेशन में शामिल होकर 2026 के एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे उनके क्लास 12th बायो के स्टैंडर्ड के जो सिलेबस हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज आज से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे कैंसर जैसी भयावह बीमारी के बारे में। जैसा कि नाम से ही कैंसर, कर्क रोग सुनते ही बहुतों को बहुत डर लगते हैं, तो हम क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको समझने का प्रयास करेंगे कि डिजीज़ है क्या और भी बहुत सारे फैक्टर कैंसर से रिलेटेड। तो जैसा कि कैंसर की एक छोटी डेफिनेशन दी जाए जो सटीक रूप में हो, तो वो ये हो सकती है कि एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो एबनॉर्मल हैं और अनकंट्रोल्ड हैं। अब ये एबनॉर्मल और अनकंट्रोल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोल का मतलब कि कोशिकाएं जो है असामान्य रूप से अनियंत्रित हो जा रही हैं और उससे जो शरीर में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है उसी को हम कैंसर कहते हैं। मतलब कोशिकाओं के अनियंत्रित और असामान्य विभाजन से शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी एबनॉर्मलिटी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम कैंसर को और आगे समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा देखेंगे कि कैंसर जैसे इम्पॉर्टेंट विज्ञान या डिजीज को समझने के लिए एक ब्रांचेस बनाए गए हैं बायो में, जिसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी विज्ञान का वो ब्रांच है जो कैंसर डिजीज के स्टडी को प्रमोट करता है, और वो सभी लोग जो इस ट्रीटमेंट से जुड़े हैं उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो branch of science that deals with the study of cancer is called oncology। अब आते हैं हम लोग अगले इंफॉर्मेशन की तरफ। तो जो कैंसर का कॉज क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैंसर का कॉज क्या है, कैंसर होता किससे है। तो वैसे तो कोई भी व्यक्ति गारंटेडली ये नहीं बता सकता कि कैंसर किस कारण से आपको हुआ होगा या हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर के रेट को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं और उसको ट्रिगर्ड कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कौन वो सब्सटेंस हैं जो कार्सिनोजेंस हो सकते हैं? अब कार्सिनोजेंस कोई भी हो सकता है, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, जैसे एक्सरे से जो रे एमिट हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उससे जो यूवी रे निकल रहा है, सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो रहा है, ये सभी कैंसरस हो सकते हैं या म्यूटेशन को प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम केमिकल एजेंट्स की बात करें तो टोबैको और स्मोकिंग तो सबसे बड़े किलर हैं जिनकी वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डेवलप होता है और ये कैंसर को प्रमोट करते हैं। विनाइल क्लोराइड, एस्बेस्टस और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम जाने अनजाने गलती से एक्सपोज हो जाते हैं, जो हमारे जीन में म्यूटेशन कर सकता है और कैंसर क्रिएट कर सकता है। उसी तरीके से बायोलॉजिकली कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीन फॉल्टी हो जाते हैं, दोषी हो जाते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट करके कैंसर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर को क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा ह्यूमन पापिलोमा वायरस की होती है। ये जो एचपीवी वायरस है ये सर्वाइकल कैंसर या अन्य तरह के कैंसर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि कैंसर जो है किसी भी सब्सटेंस से जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रखता हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। अगर हम लोग और कैंसर के रिलेटेड फिजियोलॉजी या डिटेल्स की बात करें तो जो मेन कॉज है वो है ये वाला फैक्टर। अब बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि कैंसर हमारे बॉडी में अचानक से आ जाता है, तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब हम जन्म लेते हैं तो इस जीन के साथ जन्म लेते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन। ये जीन
इनएक्टिव जीन होता है, ये जीन हमारे बॉडी में कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जब हम कार्सिनोजेंस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करने लगते हैं, रेगुलर एक्सपोज होने लगते हैं, तो ये प्रोटो एक दिन गायब हो जाता है और ये डायरेक्ट ऑन्कोजीन के रूप में परिवर्तित होता है और वो कैंसर को बढ़ावा देता है। मतलब कैंसर के फैक्टर हमारे जन्म से हैं हमारे बॉडी में, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में जब तक रहता है तब तक वह बुरी आदतों से बचा रहता है, लेकिन जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसे ऑप्शंस भी आने शुरू हो जाते हैं। टीनेजर्स में, एडोलेसेंस में बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन गैप स्पेशली पेरेंट्स से होने की वजह से अल्कोहलिक, टोबैको और इस तरह की चीज़ों के सेवन करने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे बॉडी को कैंसर के इफेक्ट से बचाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सेल एबनॉर्मल और अनकंट्रोल होने लगते हैं तो फिर इस शरीर का रखवाला जो प्रोटो ऑन्कोजीन के रूप में था, वो प्रोटो शब्द हटते ही ये एक्टिवेट हो जाता है और नॉर्मल से ये कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर हमारे बॉडी में है, लेकिन वो प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट बार बार मिले तो ये ऑन्कोजीन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, म्यूटेशन को प्रेरित करके डीएनए आपका अल्टर कर सकता है और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग जो है खराब कर सकता है। अगर हम लोग और इंफॉर्मेशन पर्पस से देखें तो कैंसर के तो सैकड़ों टाइप हो सकते हैं, लेकिन क्लास 12th लेवल पे 4 टाइप के कैंसर आपको समझनी है। सबसे पहला कैंसर है, उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा। सबसे ज़्यादा डेवलप कैंसर कार्सिनोमस होता है। ये इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है। इपिथेलियल टिश्यू कहने का मतलब हमारे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक लाइनिंग और कवरिंग दी गई है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा लाइनिंग और कवरिंग टिश्यू ही जब कैंसरस हो जाता है तो फिर वो ऑर्गन उसके चपेट में आ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर इत्यादि जितने भी तरह के मैक्सिमम जो डेवलप होने वाले कैंसर हैं वो कार्सिनोमस नेचर के होते हैं और कार्सिनोमस कैंसर सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर है। अगर हम सार्कोमा की बात करें तो सार्कोमा में जो कैंसर डेवलप होता है वो जनरली मसल्स एंड बोन का कैंसर होता है। मसल्स और बोन के कैंसर सार्कोमस कैटेगरी में जाते हैं। अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो उसको हम लोग ल्यूकेमिया के रूप में कैटेगराइज करते हैं। और लिम्फोमा वो कैंसर है जहां हमारे बॉडी का जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी को जो इम्यूनिटी देने वाले लोग हैं वो कैंसरस हो जाते हैं। तो जब शरीर का रखवाला ही कैंसरस हो जाए और आपको प्रोटेक्शन से ना बचाए तो फिर तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैंसर जो है बहुत टाइप्स के हो सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा एपिथेलियल टिश्यू का जो कैंसर है वो कार्सिनोमा है, मोस्टली डेवलप कैंसर है। अब हम लोग बात करते हैं विमेन में कैंसर जो कॉमन होता है वो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर होता है। हालांकि और भी तरह के कैंसर डेवलप हो सकते हैं, बट ये कैंसर स्पेशली विमेन में डेवलप होते हैं। पुरुषों में लेट एज में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायतें भी देखने को मिलती है। बाकी जो कॉमन कैंसर हैं लोगों को, ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर और भी बहुत तरीके के कैंसर। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का इंफॉर्मेशन कि जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो एबनॉर्मल और जो अनकंट्रोल डिवीजन होता है इसका क्या कहानी है। तो कहानी ये है कि जो कैंसर के सेल और नॉर्मल सेल बहुत ज़्यादा अंतर रखते हैं एक दूसरे से। क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कैंसर के सेल में डेवलप होता है। तो सबसे पहला है इमॉर्टल। अगर एक नॉर्मल सेल में कोई इन्फेक्शन हो जाए, डैमेज हो जाए तो वो उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो रिप्लेस हो जाता है, डिवाइड होता है, नए सेल बन जाते हैं। लेकिन कैंसरस सेल की ये नेचर होती है कि ये इमॉर्टल होते हैं, ये जल्दी मरते नहीं, एकदम अमर हो जाते हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल है। नंबर 2 में देखें तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आप ये समझ लो कि जब दो सेल डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो इनका डिवीजन रुक जाता है, रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन अगर सेल कैंसरस नेचर का होगा तो सराउंडिंग्स सेल के कांटेक्ट में आने के बाद भी सेल का डिवीजन रुकेगा नहीं,
और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी कांटेक्ट इनहिबिशन अच्छी चीज है, जब इसका लॉस हो जाता है तो फिर सेल जो है डिवीजन के दौरान ऐसे ढेर सारे मास डेवलप होते हैं और एबनॉर्मलिटी डेवलप करके ट्यूमर जैसा फॉर्मेशन कर देते हैं। तो लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन कैंसरस सेल का एक सबसे खास कैरेक्टर है। अगर हम तीसरे कैरेक्टर की तरफ देखें सेल की, इनवेसिवनेस, जैसे एक बास्केट में 10, 20, 50 फ्रेश टमाटर रखे जाएं और एक सड़ा हुआ टमाटर रख दिया जाए तो सारे टमाटर को खराब कर देगा। ठीक वैसे ही कैंसर के सेल अपने सराउंडिंग टिश्यू को भी अपने चपेट में ले लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनवेसिवनेस। अपने सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वेड कर देना, उनको भी अपने संगत का असर दिखाना, उनको भी कैंसरस बना देना। अगर हम नंबर 4 कैरेक्टर की बात करें कैंसर की, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटास्टेसिस। कैंसर के जो सेल या जो ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अर्थात वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे स्प्रेड करते हैं। और यही वजह है कि कैंसर एक टारगेटेड ऑर्गन से पूरे बॉडी में रीच कर जाता है, इसी मेटास्टेटिस नेचर की वजह से। बाकी नॉर्मल सेल में ये प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोग कैंसर सेल्स के कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। अगर हम लोग और अगर कैंसर की अंडरस्टैंडिंग को अपने में डेवलप करना चाहें एज फार एज ए क्लास 12 सिलेबस आर कंसर्न, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कैंसर का जो मेन कॉज है वो यही है, ट्यूमर्स। अब बॉडी में ये जो पूरा सिलेबस क्लास 12 लेवल पे बच्चों को इसलिए बताया जा रहा है कि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए, ताकि अगर उनके बॉडी में किसी भी तरीके का कोई ट्यूमरस ग्रोथ होता है तो वो अपने पेरेंट्स से और जो सराउंडिंग्स जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस या सोर्सेस है उनके साथ शेयर करके उस चीज़ों को देखें। हो सकता है कि वो कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल ट्यूमरस ग्रोथ हो बट नॉन कैंसरस हो। तो ट्यूमर को उसकी अगर हम प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई करें तो दो तरीके का ट्यूमर होता है। वन इज कॉल्ड बेनाइंग ट्यूमर एंड अदर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइंग ट्यूमर का मतलब होता है वैसा ट्यूमर जो एक लोकेशन पे बिल्कुल फिक्स है और वो स्प्रेड जनरली नहीं करेगा, लेस हार्मफुल होगा, नॉन कैंसरस प्रॉपर्टी का होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो नॉन मेटास्टेसिस शो करने वाला होगा, मतलब वो एक से दूसरे ऑर्गन तक नहीं फैलेगा। इसीलिए बेनाइंग ट्यूमर जनरली जानलेवा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुतों के फेस पे, किसी के और स्किन के किसी पार्ट पे बड़े बड़े ट्यूमरस ग्रोथ दिखते हैं जो बाहर से बहुत इजीली समझे जा सकते हैं। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो एम से मैलिग्नेंट, एम से मौत। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है डेडली डेंजरस होता है, और जो भी कैंसर में जो लिथल कंडीशन या जो फैटल कंडीशन डेवलप होता है वो इस मैलिग्नेंसी की वजह से होता है, क्योंकि इस तरह के ट्यूमर मेटास्टेसिस को शो करते हैं। एम मैलिग्नेंट, एम मेटास्टेसिस और एम मौत, ये तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी डेंजरस होता है। तो अगर आपको एग्जाम में ट्यूमरस ग्रोथ के डिफरेंसेस के बारे में आए, वेनाइग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, तो इस पॉइंट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग और इंफॉर्मेशन अगर इसमें ऐड करें तो नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। कैंसर के बॉडी में क्या सिम्टम्स हैं, इसमें तो मुझे लगता है कि हर आदमी को जानने का इंटरेस्ट है, क्योंकि हम जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरीके के स्ट्रेस और जिस तरीके के इन्वायरमेंट में जी रहे हैं वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ इस प्रकार से फैल रहे हैं कि हर आदमी को लगता है कि कहीं मेरा सिम्टम्स कैंसरस सिम्टम्स से तो मैच नहीं करता। तो हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम वेट लॉस। अगर आप बिना कोई प्रॉपर डाइट रूटीन फॉलो किए बिना, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के भी आपके बॉडी का वेट असामान्य तरीके से कम हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है कैंसर के सिम्टम्स का। हालांकि ऐसे सिम्टम्स अन्य बीमारियों में भी आ सकते हैं। फैटीग एंड वीकनेस, एक्सट्रीम फैटीग, आपके प्रॉपर डाइट, अच्छी नींद, सब कुछ मेंटेन करने के बावजूद भी आपके बॉडी में थकान बना रहता है, आप थके हुए रहते हैं, आपको आलस, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये कैंसर का एक सिम्टम्स हो सकता है। चेंज इन मोल एंड वॉर्ड्स, आपके तिल और मस्से जो अचानक से चेंज होने लगे, उनके स्ट्रक्चर, उनमें शेप, साइज, आकार, तो ये भी एक अलार्मिंग कंसर्न हो सकता है कैंसर के सिम्टम्स के रूप में। अगर हम एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात करें तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो
तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। अगर हम कोई चीज़ निगल रहे हैं और हमें निगलने में परेशानी हो रही है तो ये भी एक अर्ली सिचुएशन हो सकती है कैंसर के सिम्टम्स की। कुछ लोगों में बॉवेल मूवमेंट्स में अचानक चेंजेस भी कैंसर का कारण हो सकता है। हालांकि ये सभी के सभी सिम्टम्स अन्य बीमारियों में भी आ सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जनरल यही देखा गया है कि कैंसर के पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो क्या हमारे पास आधार है, बेस है जिससे हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम सिटी स्कैन के जरिए ये जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो ट्यूमरस ग्रोथ है वो किस नेचर का है। हम एमआरआई के जरिए भी जान सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। हम ब्लड टेस्ट के जरिए सर्टेन प्रोटीन के घटने बढ़ने से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैमाना, सबसे बड़ा आधार जो एकदम क्लियरली कंफर्म करता है कि जो ग्रोइंग जो ट्यूमर्स हैं वो कैंसरस हैं, इसके लिए हमें बायोप्सी कराना होता है। मतलब बायोप्सी सबसे रिलायबल इंडिकेटर है जिसके जरिए कोई आदमी के कैंसर की पुष्टि कंफर्म की जा सकती है। तो बायोप्सी इज और टिश्यू एग्जामिनेशन, स्पेशली सस्पेक्टेड कैंसरस जो ग्रोथ है उसी के लिए ये किया जाता है, और इससे एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि द ग्रोइंग ट्यूमर और टिश्यू इज नथिंग बट अ कैंसरस ग्रोथ। अगर हम लोग इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको मैंने 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि बीमारी तक हम पहुंचे ही नहीं। तो प्रिवेंशन के बारे में बात है तो सबसे पहला, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। ये वो बच्चे, ये वो फैमिली, वो जो ब्राउनी के ऊपर एक्स्ट्रा आइसक्रीम और इस तरीके की चीज़ें खाते हैं जो उनकी रेगुलर डाइट में रहती है। हालांकि मैं किसी प्रोडक्ट की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी अब नॉर्मल आप कर रहे हैं जो आपके नज़र में नॉर्मल है, जो नॉर्मल डाइटरी जो रूटीन है उससे हट के ये सभी चीज़ें अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं जो कैंसर का कारण बनती हैं। तो एक लाइन में सिंपल सेंटेंस है कि भैया अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, अपने अपने बॉडी के अनुसार आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जितना नेचुरल रखेंगे, जितना प्रोसेस फूड से दूर रहेंगे, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आएगा, जहाँ पे आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहते हैं और आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आएगा। आज के डेट में बहुत ऐसी वैक्सीन्स आ गए हैं जो एक तरीके से कैंसर के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन के तौर पे काम करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि विमेन में सर्वाइकल कैंसर को लेके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है। 18 साल से कम की बच्चियों के लिए ये वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में कराया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए ये काम भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज इन अर्ली स्टेजेस, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है अपने को अर्ली स्टेज में ही समझ लेना कि हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है इस बीमारी को लेके वो काफ़ी कम है। और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि ये 4 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी कैंसर डे मनाया जाता है, ताकि इस दिन अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया और भी कहीं भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा, वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट, लेकिन 4 फरवरी को हम एंटी कैंसर डे मनाते हैं, ये अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है। तो अवेयरनेस ही इस बीमारी से और प्रिवेंशन से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। तो नॉट 14 फरवरी, it's the 4th February where the World Anti-Cancer Day is celebrated all over the world to get education and proper awareness. अब हम आते हैं अपने लास्ट क्लिप में, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर यहाँ तक कोई पहुँचता है तो ऑब्वियसली सर्जरी के जरिए उस टिश्यू को रिमूव किया जा सकता है। देन वी हैव ऑप्शन टू प्रमोट कीमोथेरेपी, जो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, जहाँ पे अच्छे सेल भी साथ साथ टारगेट हो जाएंगे कैंसरस सेल के। एक बेहतर ट्रीटमेंट का ऑप्शन इम्यूनोथेरेपी के रूप में आज के डेट में है, जहाँ पे कैंसरस टिश्यू को टारगेट करते हुए इम्यूनिटी को भी मेंटेन रखना है। तो हालांकि ये एक मेडिकल साइंस
के लेवल पे ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड की गई है। क्लास 12 तक के बच्चे एजुकेशन अवेयरनेस पर्पस से अपने सिलेबस को इतनी जानकारी के साथ अगर कवर करते हैं तो आने वाले भविष्य में जो बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं डिजीज के रूप में, से बच सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कोशिका पगलाएगा तो कैंसर होगा, और कोशिका क्यों पगलाएगा ये बात आपको समझनी है। तो आपकी डाइट्स अच्छी हो, आप इस तरीके के कार्सिनोजन से बचे रहें तो कोशिका नॉर्मल डिवाइड करेगा, नहीं पगलाएगा, एबनॉर्मल नहीं होगा। क्लास 12 का ये टॉपिक उम्मीद करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से और सिलेबस के एग्ज़ाम के व्यू से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, और अगले वीडियो में हम डिजीज़ और वाले सेक्शन से एड्स और बाकी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।